गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिसका एग्जाम 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। टोटल आपको इसी समय के बीच में आपका भी एग्जाम होगा, या तो आपका एग्जाम जो है 6 से 10 तारीख के बीच में होगा, या फिर आपका 18 से 22 के बीच में होगा। ठीक है ना। तो ये डेटेज रहती है, लेकिन आपको क्या करना है, नवंबर में ही आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, फुल्ली एकदम, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग दिन प्रतिदिन अपनी तैयारियों को बेहतर बनाते रहिए, डेली पीवाईक्यूज करिए, रिवीजन करिए जितना पढ़ा है, कोई होपलेस होने की जरूरत नहीं है। इस बार एग्जाम की डेट जो है पहले देकर बच्चों को थोड़ा सा ठहराव देने का प्रयास किया है, कि बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जब डेट आती थी तो वो परेशान हो जाते थे। तो इस बार डेट उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है और फॉर्म को अभी कुछ दिनों बाद वो निकालेंगे फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक, और फॉर्म फिलिंग का भी ध्यान रखिएगा, जिसको जो अपने मनपसंद एरिया जिसको चाहिए उसको जो है तुरंत के तुरंत फॉर्म को भरना होगा। मतलब जैसे आज की डेट में आया तो कल या परसों की डेट में, एक दिन में या 2 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर देना है, तो आपको आपका मन चाहा सेंटर मिल जाएगा, मतलब सिटी मिल जाएगी मन चाही। तो ये भी, इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो हम लोग अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग पेपर फर्स्ट में डिस्कस कर रहे थे यूनिट 6 को। यूनिट 6 में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस कर रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब हम इसके प्रमाण को पढ़ते हैं। ठीक, प्रमाण को पढ़ते समय बहुत जल्द आपको अपने माइंड में किसी प्रकार का थॉट पहले से नहीं क्रिएट करना है। यदि आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब को पूरा पढ़ने से एक एक पॉइंट क्लियर होगा तब, या आप वीडियो या क्लासेस में भी देख रहे हैं तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, सभी पॉइंटों को धीरे धीरे डिस्कस किया जाए, क्योंकि यहाँ पे निकालना है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सब चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, कल की डेट में हम लोगों ने अनुमान प्रमाण के बारे में डिस्कस किया था। अनुमान प्रमाण में क्या क्या पॉइंट थे हमने कल पढ़ा आपसे। हमने कल पढ़ा था क्या, हमने एक मेन पॉइंट पढ़ा था कि पहाड़ है, धुआं है और आग है। इसी के, इन्हीं तीनों के बीच जो पूरे का पूरा अनुमान की कहानी पूरी इसी पर चली हुई है, जिसमें तीनों आधार वाक्य थे। 3 वाक्य मिलते हैं आपको, फिर इनके फिर इसके अनुमान के आधार मिलते हैं, अनुमान के पंचावयव मिलेंगे। इन्हीं सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने निष्कर्ष, लघु पद और वृहद पद के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। कंक्लूजन, माइनर प्रमाइज, मेजर प्रमाइज, फिर इसके बाद हम लोगों ने माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म की बात करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जिसको हम लोग माइनर टर्म कहेंगे वो माइनर प्रमाइज नहीं होगा, जिसको हम आप मेजर टर्म कहेंगे वो मेजर प्रमाइज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर जब कभी हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा, एक तरफ पहाड़ लिखिएगा, इसको लिखे रहिएगा। ठीक है, एक तरफ पहाड़ लिखिएगा, दूसरा आपका क्या लिखिएगा, साधा हेतु लिख दीजिएगा, हेतु लिखिएगा, और तीसरे में साध्य लिखिएगा। ठीक, सॉरी, पहाड़ मैंने लिख दिया, चलो। ठीक, पहाड़ है यहाँ पे, ये क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको पहाड़ ना लिख के एक दूसरी चीज लिखेंगे, बता रहे हैं हम। पहाड़ ने, इसको पक्ष बोलते हैं, पक्ष। क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं हम। ठीक, पक्ष बोलते हैं। ये पॉइंट को नोट डाउन, डिस्कस करिएगा और आपकी पूरी कहानी इसी पर चलेगी। पक्ष में क्या है, पक्ष में आपका पहाड़ आएगा। ठीक, और हेतु, हेतु में आपका धुआं आएगा। ठीक, धुआं आएगा, और आपका साथ क्या होगा, अग्नि हो जाएगी। ठीक, अब जैसे मान लो, इसको कैसे समझ सकते हैं, अब आपके मोबाइल में जैसे मान लो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक घर है,
उस घर में एक मर्डर होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी कहानियां बनती है, तो जब एक घर है उस घर में मर्डर होता है और उस मर्डर की शिनाख्त करी जाती है, मतलब जानकारी करी जाती है कि ये मर्डर कैसे हुआ, अगर यहाँ पर कोई चीज थी तो कैसे। तो ऐसे कंडीशंस को आप लगा सकते हैं कि जहां पर जो कोई भी क्राइम होता है, जो भी जहां पर जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं पर भी कोई भी एक्टिविटी होगी उसको हम पक्ष कहते हैं, अर्थात पहाड़ का हमने अनुमान दिया था। अब वो एक्टिविटी किसको देखकर हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे देख सकते हैं आप, नायक और नायिका होती हैं, तो नायक और नायिका एक स्थान पर मिलते हैं। अब यहाँ पर नायक जो है नायिका को देख रहा है, तो नायक और नायिका का जो जो स्थान है वो आपका पक्ष कहलाएगा। और वहां पर जो वो आई कांटेक्ट होता है, जो फीलिंग्स उनके अंदर उठती है, कहते हैं धुआं उठ रहा है अंदर से। ठीक, मतलब अंदर से कोई ना कोई इमोशंस जग रहे हैं, तो वो एक प्रकार का धुआं है। और जब वो क्या है, ये किस वजह से दोनों को मिलना है, इसलिए मतलब अग्नि का काम करेगा। क्या कि जब दोनों लोग मिलेंगे तो वो अग्नि का काम करेगा, मतलब वो साध्य है आपका। ठीक, तो ऐसे आप इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लड़की को रख सकते हैं, यहाँ पे लड़के का हृदय है, यहाँ पे लड़का हो जाएगा। लड़का एक पक्ष है, लड़के के हृदय में जो पॉइंट उठ रहा है वो होगा, और आपका जो लड़की है वो अग्नि का काम करेगी। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ठीक, ऐसी चीजों को हम लोग इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। जो आपका मॉडर्न टर्म चल रहा है वर्तमान समय में, न्यू ट्रेंड से हम लोग इस तरीके से इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाए रखिएगा, और यहाँ थोड़ी सी लाइन ऐसे यहाँ तक, मतलब इतनी लाइन यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्योंकि पूरी कहानी इसी पर बननी है। अब जो टर्म हमने बताए हैं, एक एक चीजों को बात करते चलेंगे और आपके सब टर्म क्लियर होते जाएंगे, तो आप उस कॉपी अपनी कॉपी में उसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक, अभी नहीं बता रहे हैं, अभी यहाँ पर नहीं हम बता रहे हैं कि यहाँ पर निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष अगर आप देख सकते हो तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष आपका क्या है, ये अग्नि। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष क्या है, आपकी अग्नि है। आपका लघु पद क्या होगा, बृहद लघु पद और बृहद पद के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा जब हम उसको बताएंगे। ठीक, हमने इसीलिए लिख लिखा कि अगर हम ना ध्यान दे पाए तो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोगों में अनुमान में मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे, पंचावयव की बात करी गई है। ठीक है, अनुमान के पंचावयव, हेडिंग डालेंगे अनुमान के, ठीक, अनुमान के पंचावयव। ठीक, अनुमान के पंचावयव की बात करेंगे, 5 मेंबर्स सिलोजिज्म। ठीक, 5 मेंबर्स सिलोजिज्म, 5 मेंबर्स ऑफ सिलोजिज्म होता है। 5 मेंबर्स सिलोजिज्म ऑफ इन्फ्रेंस। ठीक है, ऑफ इन्फ्रेंस। तो इसके बारे में हम लोग 5 मेंबर सिलोजिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हम इसका जो है कह सकते हैं कि ये पंचावयव की जो बात हम करेंगे, 5 मेंबर सिलोजिज्म की जो बात करेंगे, ऊपर जो 3 वाक्य दिए गए थे, 3 वाक्य कौन कौन से दिए गए थे, एक निष्कर्ष दिया गया था, आपका एक लघु वाक्य था, और आपका एक बृहद वाक्य था। उसी के आधार पर इसकी परिकल्पना हम लोग करेंगे। ठीक, इसमें कहते हैं इन 3 वाक्यों को हम लोग कब समझ सकते हैं, तभी समझ सकते हैं जब इसमें हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने लिए जब अनुमान करता हो। क्या होगा, जब मनुष्य अपने लिए अनुमान करता है। ठीक, जब मनुष्य अपने लिए अनुमान करता है तो उसे क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब मनुष्य अपने लिए अनुमान करता है, मतलब कहते हैं 3 sentences are used in inference only when a person make an estimate for himself। ठीक है, जब कभी ये कहता है कि जब मनुष्य अपने लिए कोई अनुमान करता है तो उसको स्वार्थानुमान कहते हैं।
स्वार्थानुमान कहा जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि हमें दूसरों के सामने किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए भी अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। मतलब किसी को बताने समझाने के लिए जो हम किसी भी अनुमान का हम प्रयोग लेते, जैसे आपको कोई बात हमें समझाना है या हम जिससे बात कर रहे हैं हमें उसको विश्वास दिलाना है कि नहीं हम आपसे सही बातें कह रहे हैं, उसके लिए हमें प्रमाण देना पड़ता है। मैं कहता हूँ ना, जैसे आप लोग कहते हैं देख लो, अच्छा मेरा मोबाइल देख लो, घर में है, मम्मी कहती है यहाँ है वहाँ है, नहीं मम्मी मेरा मोबाइल आप देख लो, चेक कर लो उसमें, अगर आपको विश्वास नहीं है। तो जब कभी ऐसी चीजों की बात हम करते हैं, जब स्वार्थानुमान से जब एक अनुमान से दूसरे अनुमान में जाता है तो उसको परार्थानुमान कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को हम जो है प्रमाणित करने के लिए लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दूसरों के सामने, दूसरों के सर वो जो इंग्लिश लाइन बोले, सामने अभी बोल देते हैं, लिखेंगे दूसरों के सामने किसी, ठीक है, दूसरों के सामने किसी तथ्य को, दूसरों के सामने किसी तथ्य को प्रमाणित, किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, प्रमाणित करने के लिए अनुमान का सहारा लिया जाता है। ठीक, अनुमान का सहारा लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम परार्थानुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परार्थानुमान कहते हैं। इसको सेल्फ एस्टीमेट कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। और सम एस्टीमेट, स्वामी एस्टीमेट ये होता है आपका, ठीक है ना। कह सकते हैं कि sometime we also have to resort to inference to prove a fact in front of others, ठीक है, in front of others। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीमेट आपका होता है। इसमें सेल्फ एस्टीमेट से आपका इसमें जाता है परार्थानुमान से, स्वार्थानुमान से परार्थानुमान में जाता है। इसको और अगर क्लियर करना चाहेंगे तो कहेंगे ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने अनुमान का स्वरूप स्वार्थ से परार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो वही कंडीशन आपकी ये कहलाती है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर इनके इंग्लिश बता दीजिए। इंग्लिश इसकी सेल्फ एस्टीमेट ही पढ़ने को मिलती है और परा एस्टीमेट मिलती है। सेल्फ एस्टीमेट और परा एस्टीमेट इसकी मिलती है। सेल्फ एस्टीमेट मिलता है पढ़ने को और परा एस्टीमेट मिलता है इसको। वैसे इसमें जो है पूरा का पूरा इंग्लिश ऐसे ही लिखा, स्वार्थानुमान ही लिख कर आया जाता है, लेकिन इसको परा एस्टीमेट हम लोग मैंने ट्रांसलेट किया तो ट्रांसलेट में यही हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, परा एस्टीमेट, ठीक, परा एस्टीमेट हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, नोट कर लिया। अब इस 5 अवयव की पंचावयव की बात कैसे होती है, तो कह सकते हैं कि ऊपर मतलब जो आपका जो 5 अवयव की बात है ये परार्थानुमान से निकलता है, स्वार्थानुमान से कुछ नहीं निकलता है। परार्थानुमान से ही आपके 5 अवयव निकलेंगे। इन वाक्यों, अब इनसे संबंधित ये जो वाक्य है इनको अवयव कहा गया है। ठीक है, इन वाक्यों क्या कहा गया, अवयव कहा गया है। ठीक, अवयव कहा गया है। ठीक, अब परार्थानुमान के, अब इन दोनों को जब अवयव कहा गया है तो परार्थानुमान के कितने बताए गए, परार्थानुमान के 5 अवयव बताए गए हैं, 5 अवयव। अब परार्थानुमान के 5 वाक्य बताए गए हैं, इसी को हम लोग पंचावयव अनुमान भी कहते हैं। मतलब लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में कि परार्थानुमान के 5 अवयव को ही हम लोग पंचावयव अनुमान भी कहते हैं।
लिख लेंगे परार्थानुमान के पांच अवयव को हम लोग पंचावयव अनुमान भी कहते हैं। लिख लो, चीजें हो गई। अब यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक पंचावयव को बताने के लिए हमें स्वार्थानुमान और परार्थानुमान बताना था। अब इसके आगे के बात को हम लोग करते हैं कि जो आपका कहते हैं कि सिंस देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ द para estimate, it is also called the 5 factor of estimate। जो आपका होता है ये आपका इसके अंतर्गत आपका आता है। अब चलो इसके अंदर की बात हम करते हैं, 5 कौन से हैं वो परार्थानुमान के अंतर्गत आएगा। ये पंचावयव को ही हम लोग लिखते हैं परार्थानुमान के 5 अवयव। ठीक, 5 अवयव परार्थानुमान के 5 अवयव को ही हम लोग पंचावयव कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस पर हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि क्या ये कहता है हम लोगों से। पांचों नाम लिख सकते हैं ना, पांचों नाम पहले लिख लिया हम, तब उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। 5 नाम कौन कौन से हैं वो भी लिख देते हैं। सबसे पहले 5 इनके कौन कौन से उसके नाम लिख देते ना। नंबर 1 पे लिखिए प्रतिज्ञा। ठीक, नंबर 1 पे प्रतिज्ञा होगा। ठीक, नंबर 2 पर आपका हेतु आता है। ठीक, नंबर 3 पे हम लोग जो बात करेंगे, नंबर 3 पे आपका क्या आएगा, उदाहरण से व्याप्ति वाक्य। व्याप्ति वाक्य आता है, व्याप्ति वाक्य आएगा आपका। नंबर 4 पे जो आपका आएगा, नंबर 4 पे आपका आएगा उपनय। उपनय आएगा। नंबर 5 पे जो आपका आएगा उसको बोलते हैं निगमन। ठीक, निगमन आएगा आपका। ठीक, अब चलो लिख लिया, यही आपके 5 पंचावयव है। लिख लिया तो फिर समझाना शुरू करें। चलो डिस्कस करते हैं। लिख लिया सर, क्या लिख लिया? हाँ, अब यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले प्रतिज्ञा के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, हम लोग देख रहे हैं अनुमान के पंचावयव देख रहे हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा होती है, दूसरे नंबर पर आपका हेतु होता है, तीसरे नंबर पर आपका व्याप्ति वाक्य होता है, तो आपका चौथे नंबर पे उपनय होता है और 5वें नंबर पर निगमन होता है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें कहता है, प्रतिज्ञा में कहता है आपसे क्या कि इसमें कहता है कि अनुमान द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। कहते हैं द सेंटेंस वी वांट टू प्रूव बाय इन्फ्रेंस, या हम कह सकते हैं inclination of the proposition to be proved। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, अनुमान द्वारा जिस वाक्य को सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। अब अनुमान द्वारा किसे हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, अनुमान द्वारा हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो है पर्वत पर आग। पर्वत पर आग। ठीक, परिभाषाएं लिखते जाइएगा। लिखिएगा प्रतिज्ञा में कि अनुमान द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। लिखेंगे अनुमान द्वारा जिस वाक्य को सिद्ध करना
है उसे उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक सर, जो इंग्लिश लाइन है और एक बार। हाँ, इसकी इंग्लिश से बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक, ये आपका लिखा है एनंसिएशन ऑफ द प्रपोजिशन टू बी प्रूव्ड। ठीक है, टू बी प्रूव्ड ये आपका बोला गया है आपका, ये है ना। नहीं सर, पहले से बोले थे ना, द सेंटेंस वी वांट टू प्रूव बाय। बोल सकते हैं कि द कहते हैं द सेंटेंस वी वांट टू प्रूव बाय इनफ्रेंस इज कॉल्ड प्रमाइज। इज कॉल्ड प्रमाइज। प्रोमाइज, इसको प्रतिज्ञा को प्रोमाइज बोला है ना। प्रतिज्ञा को प्रोमाइज बोलते हैं जी सर। ठीक है, लेकिन आपको एनटीए वाले प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा ही लिखकर आपको दे सकते हैं, उसको भी याद रखना है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कितने पॉइंट बताइए आप लोग, बोलिएंगे। हेलो, हाँ सर, लिख लिया। ये जो इनिशिएशन ये क्या है? ये आपका इसी में दिया है इनुंसिएशन, मतलब इसमें यही दिया कि जिस इसमें जैसे लिखा होगा अनुमान द्वारा जिस बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसकी ये इंग्लिश लिखी है ना, कि उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। तो इंक्लूजन ऑफ द प्रपोजिशन टू बी प्रूव्ड, ये पूरी मीनिंग लिखी है, तो मैं इसको बोल नहीं पा रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया था। ठीक, चलो अब इसमें प्रतिज्ञा में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब माइंड में आप याद रखिएगा, जो तीन हम लोगों ने वाक्य बात करे थे, निष्कर्ष, लघु वाक्य और आपका बृहद वाक्य, इसी में सब मिलेगा। अब प्रतिज्ञा में हम लोग चलते हैं। प्रतिज्ञा में कहता है कि जब मान लीजिए कि हम पहाड़ पर आग को सिद्ध करना चाहते हैं। अब हम ऐसा करने के लिए पहले ही दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से इसे प्रकाशित करेंगे। दूसरों के सामने इसे हम बताएंगे कि जिसे सिद्ध करना है उसका निर्देश ही, मतलब जिसे सिद्ध करना है उसका निर्देश करना ही प्रतिज्ञा कहलाता है। हमें जिस बात को सिद्ध करना है, हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि आग है। अब आग को सिद्ध करना है तो सिद्ध करना मेरा उद्देश्य है, मेरा निर्देश है, सब कुछ यही है। अब यहाँ पर कहता है कि पहाड़ पर आग है, यह प्रतिज्ञा के रूप में प्रथम वाक्य में ही रहता है। मतलब प्रतिज्ञा के प्रथम वाक्य में क्या रहता है, पहाड़ पर आग है। जब हम यह बात सिद्ध हो जाती है तो अंतिम वाक्य भी क्या होगा, जो प्रथम पद था, जो पहले ही हम बात कहते हैं, जो हम बात कह रहे थे, देखो आखिर बाद में वही बात निकल कर आई कि नहीं आई। आप लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे घर में कि मैं ये बात कह रहा था, मेरा अनुमान था कि ये होगा, और देखो आंखों के सामने यही चीज निकल कर आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसी को जो है जो अंतिम वाक्य होता है, अब प्रारंभिक वाक्य जो है प्रतिज्ञा कहलाता है। अब जो इसका अंतिम रूप जो होता है, अंतिम वाक्य होता है, उसको निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको निष्कर्ष कहते हैं। अंतिम वाक्य क्या होता है, निष्कर्ष, मतलब सिद्ध होने के बाद जो चीज आपके सामने आती है वो निष्कर्ष कहलाता है। और आपने जब इसमें देखेंगे, इसमें पक्ष क्या है, पहाड़ है, हेतु में आपका धुआं है, और साध्य में आपका अग्नि आग है। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि ये निष्कर्ष है, क्या है, निष्कर्ष है, लेकिन याद रखिएगा आग निष्कर्ष तो है, लेकिन ये प्रथम वाक्य में नहीं, ये अंतिम वाक्य में आपका निष्कर्ष कहलाएगा। निष्कर्ष तो है, मैं निष्कर्ष पहले बता देता तो आपको ये लगता कि पहले जो आग देखा था वही निष्कर्ष है। भाई जब निष्कर्ष पहले से पता है तो हम उसको सिद्ध क्या करेंगे। तो इसमें वही कहा गया है कि पहले वाक्य में आपका पहाड़ है, पहाड़ पर आग है। अब पहले वाक्य में पहाड़ पर वाक्य, लेकिन जब इसको हेतु के द्वारा सिद्ध किया गया और चीजों के द्वारा सिद्ध किया गया, तो अंतिम रूप से जो निकल कर आया उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि जो निकल कर आई वो निष्कर्ष है आपका। इसी को प्रथम वाक्य में हम प्रतिज्ञा कहते हैं, अंतिम वाक्य में हम इसको निष्कर्ष कहते हैं। तो ये लाइन आप लोग लिख लीजिए अपने शब्दों में।
या हम लिखा दें? ये आपने लिखा है सर, आपने ये लिखा है पर्वत पर आगे, इसमें नीचे लिखा है आपने अंतिम वाक्य तो निष्कर्ष। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, भीम ने प्रतिज्ञा करी थी किसकी, दुर्योधन के जान जान को तोड़ने की। तो ऐसे ही प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी थी कि वो, तो जो प्रतिज्ञा करी थी प्रारंभ में, वही निष्कर्ष में भी वही चीज निकल कर आती है। जो पहले भी बोला था वही अंतिम में भी निकल कर आता है आपका। तो जो पहले बोलते हैं और जो अंतिम में निकल कर आता है, वही आपका निष्कर्ष कहलाता है आपका। तो जो प्रारंभिक वाक्य होता है, प्रारंभिक वाक्य को ही सिद्ध करना आपका जो है प्रतिज्ञा कहलाता है, और जो सिद्ध करके जो चीज निष्कर्ष जो चीज निकलता है, उसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हम लोग। क्लियर पॉइंट यहाँ पर बताइए श्वेता, बोलिए। सर मेरा क्लियर नहीं हुआ है, आपने लिखा है पर्वत पर आगे, इसमें अंतिम वाक्य और इसमें निष्कर्ष वाला, और प्रथम वाक्य तो प्रतिज्ञा हो गया, आपने बता दिया। इसमें अब जैसे आपने अंतिम कहा वाक्य कि आपने जैसे कहा कि ये मान लो आप मार्केट गए, मार्केट से आप कपड़ा लेकर आए, और आपने कहा कि ये साड़ी जो है कुछ दिन में ही फट जाएगी। अब आपने ये क्या कहा, ये आपने अनुमान लगा दिया, और पता चला एक हफ्ते बाद उसमें वो साड़ी जो है कहीं से खराब होके फट गई। तो आपका बात क्या हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ? तो जो आपने शुरुआत में बोला था वही बात आपके सामने निकल कर आई, तो वही आपका क्या हो गया, वही आपका निष्कर्ष हो गया। आपने बोला था कि हाँ ये साड़ी सही है लेकिन फट जाएगी कुछ दिन में, तो वो जब कुछ दिन में आपने देखा एक हफ्ते बाद, तो वो आपकी फट गई। वैसे ही इन्होंने कहा कि पहाड़ पर, इन्होंने कहा कि धुआं दिख रहा है तो पहाड़ पर आग होगा। अब आग है तो, लेकिन अंतिम रूप में इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने जब अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि जाकर देखे है कि नहीं है आग, तो वहां पर निकला कि हाँ वास्तव में वहां पर आग था। तो जब कभी जिसका अनुमान करें और वही चीज निकल कर आए, तो वही निष्कर्ष होता है आपका। तो पहला वाक्य हमने बोला था कि पहाड़ पर आग है, क्यों? क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब पूरी क्रियाकलाप करने के बाद निष्कर्ष में क्या निकला कि आग ही तो है, कुछ और नहीं था। तो यही आपका होता है। अब आप बताओ, अब आपको क्लियर हुआ? जी सर। नेहा क्लियर हुआ? तो श्वेता? सर ये जो पक्ष हेतु लिखा ऊपर, तो यहाँ पे प्रतिज्ञा क्या क्या हो जाएगा? ये प्रतिज्ञा आपका हो जाएगा, ये पर्वत पर आग है, बस इतनी ही प्रतिज्ञा होगी आपकी। अच्छा, आपने प्रतिज्ञा करी है ना कि मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि पर्वत पर आग है। आपने क्या करी, आपने ये पहला पॉइंट लिखा है कि आप देखो इसमें कि अनुमान द्वारा जिस वाक्य को सिद्ध करना है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं हम लोग। तो पर्वत पर आग है, पर्वत पर जो ये पहाड़ है, पहाड़ पर आग है, तो ये बात हमें सिद्ध करनी है, तो इसको हम लोग प्रतिज्ञा कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है हेतु। हेतु क्या होता है, तो कहते हैं हेतु का स्थान भारतीय न्याय वाक्य में दूसरा स्थान है। कहते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसे हम हेतु कहते हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि पहाड़ पर या पर्वत पर आग है। अब कैसे बताओगे, इसके लिए कोई ना कोई तर्क दोगे ना। आपने कैसे कह दिया कि पर्वत पर पर्वत पर जो है आग है, आपने कुछ तो देखा होगा वहां पर ना। अब बताओ उसने कैसे कह दिया कि पर्वत पर आग है, कुछ ना कुछ देखा होगा, क्या देखा होगा बताइए आप? धुआं सर। धुआं देखा। तो यहाँ पर इस बात को सिद्ध करना है कि यहाँ पर आग है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो बताया होगा, तो धुआं बताया। तो क्या बताया, जब पर्वत पर कहते हैं क्योंकि वहां पर धुआं है। अब देखिए पर्वत पर आग है, आग के क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि पर्वत पर धुआं है। ठीक, मतलब यहाँ पर जो धुआं शब्द है ये आपका एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार का साधन है। मैंने कल भी बताया था इसके बारे में कि यहाँ पर जो ये आपका धुआं है ये एक प्रकार का साधन है किसी भी चीज को सिद्ध करने का। अब यहाँ पर हेतु क्या कहलाएगा, हेतु एक प्रकार का धुआं है। क्लियर ये पॉइंट?
बताओ, बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं। सर आपने इसके पहले उसकी डेफिनेशन क्या बोली थी? इसकी हेतु के हेतु की इसी लाइन में मैंने बोला है कि अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हेतु कहा जाता है। लिखेंगे, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जिस युक्ति या साधन होती है उसे हम हेतु कहते हैं। अब यहाँ पर हेतु क्या होगा? जैसे आपने बताया कि पर्वत पर आग है, तो उसके लिए आपने कुछ देखा होगा, किसका सहारा लिया? जब हम उदाहरण के लिए कि पर्वत पर आग है, प्रमाणित ये सिद्ध करने के लिए हम क्या लेते, किसका सहारा लेते? धुआं। कि भाई वहां क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर मुझे धुआं दिख रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि भाई पर्वत पर आग है। क्यों? क्योंकि धुआं, वहां पर धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब एक लाइन लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, लिखिएगा। देखिए, पक्ष में साध्य का अस्तित्व साबित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न लिखिएगा। एग्जाम में सीधा नहीं पूछता है, एग्जाम में घुमा कर पूछेगा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं या मैं आपको बता रहा हूं। क्या मैंने बोला कि पक्ष में, लिखिए, पक्ष में साध्य का अस्तित्व साबित करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? अब क्या है, पक्ष में साध्य को सिद्ध करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? अब आप लोग बताओ, किसका सहारा लेते हैं? सर साधन का। साधन क्या है? मतलब कि साधन क्या है आपका? ये है, धुएं का सहारा लेते हैं। किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए जिसका सहारा लेते हैं वो आपका हेतु या साधन कहलाता है। अब इसको साधारण भाषा में ना बोलकर बोलेंगे, पक्ष में साध्य को सिद्ध करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? तो हेतु का सहारा लिया जाता है। ठीक है ना? कहेंगे, अब साधारण भाषा में बोलेंगे, पहाड़ पर अग्नि है, इसको सिद्ध करने के लिए किसका सहारा लेंगे? तो धुएं का सहारा लेंगे हम लोग। क्लियर? दूसरा पॉइंट बताओ आप लोग। बोलिए सभी लोग। नहीं समझ आया? सर आ गया, लिख रहे। अच्छा, सभी पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, जिससे जितने कठिन बन सकते हैं प्रश्नों को, उसको पूरा का पूरा बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और ये क्लास मैं आपको बता दूं, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर आप लाइव क्लास देखते हैं तो लाइव में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे वो आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ना। क्योंकि ये जो प्रमाण है, प्रमाण वैसे भी बात हुआ कि प्रमाण की बात जब हम करेंगे, तर्क की बात करते हैं, वहां पर डिस्कशन होता है, तभी चीजें निकल कर आपके सामने समझ में आता है। तो इसको भी समझने के लिए आप लोगों को लाइव क्लासें करनी होगी। ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? हाँ बोले श्वेता, बोलो। मैं कह रही हूँ इसमें हेतु धुआं है, धुआं बताया है आपने। हाँ बिल्कुल, लिखा हूं मैं। क्लियर? अब चलते हैं, व्याप्ति वाक्य क्या होता है? मैंने आपको बताया था, आपको कल की डेट में। बताओ आप लोग, बताओ पहले, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कल मैंने राजा की कहानी भी सुनाई थी ना, राजा रानी की। जी सर व्याप्ति उसको कहेंगे। व्याप्ति संबंध होता है, मतलब धुएं और आग में व्याप्ति संबंध होता है। ठीक, मैंने इसका एग्जांपल दिया था कल, मैंने बताया था कि इसमें मैंने कल बताया था कि व्याप्ति जो होती है, व्याप्ति किस पर आधारित होती है? प्रकृति के नियम पर आधारित होती है।
प्रकृति का नियम क्या है कि जहां पर आग होगा वहां पर धुआं दिखाई देगा। अब ये प्रकृति का नियम किस पर आधारित होता है? तो मैंने कल आपको बताया था प्रकृति का नियम जो है कार्य कारण संबंध पर आधारित होता है। कार्य कारण संबंध में कि भाई अगर जहां पर आग अगर लगाओगे धुआं जरूर उठेगा वहां पर, ठीक, मतलब जहां पर धुआं होगा वहां पर आग होगा। मैंने ये लाइन बोली थी, लेकिन मैंने इसके साथ दूसरी लाइन बोली थी, ये जरूरी नहीं है कि जहां आग हो वहां धुआं भी होगा। ठीक, ये सिद्ध करना था आपको, तो यही आपकी कंडीशन थी। तो जहां धुआं होगा वहां आग हो सकती है, लेकिन जहां आग हो वहां धुआं नहीं हो सकता है। ये कंडीशन आपको सिद्ध करना था, बताना था। तो ये मैंने वाक्य कल आपको बताए थे। तो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं व्याप्ति वाक्य पर। हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि व्याप्ति वाक्य क्या कहलाता है। ठीक, इसको बोलते हैं, इसकी अगर कहीं पर आप देखोगे तो ये लिखा आता है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। ठीक, अगर आप पंचाव्यक की बात करेंगे तो इसमें लिखा आता है उदाहरण सहित ठीक, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। ये क्या होता है? कहते हैं जिस उक्त के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है उसकी पुष्टि के लिए दृष्टांत उपस्थित करना उदाहरण। मतलब ये कहता है कि यहाँ पर जो व्याप्ति संबंध है ये उदाहरण देता है। ये क्या कहता है? एग्जाम्पल आपके सामने देता है। कहता है कि यदि कहता है कि हम धुआं के आधार पर आग को प्रमाणित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दृष्टांत रूप में, मतलब आंखों देखी बात बतानी पड़ेगी, उसको हमें समझाना पड़ेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि रसोई घर में धुआं के साथ आग भी रहता है। अब जैसे वर्तमान समय में तो आप नहीं देख सकते, लेकिन पुराने समय में जब चूल्हा जलता था तो चूल्हा जलते समय उसमें देखा होगा आपने फूकने वाली एक फुकनी होती है लंबी सी, उसको फूंक कर उसमें आग जलाई जाती है। जैसे कंडा होता है, ठीक, कंडे को या लकड़ी को चूल्हे में डालते हैं और जो लंबी सी फूंक मारने वाली होती है फुकनी, उससे फूंक मारते हैं तो धुआं पहले निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद आग लगती है। तो वही एग्जाम्पल कह रहा कि रसोई घर में। अब इसका एग्जाम्पल व्याप्ति वाक्य क्या होगा कि इस धुआं और आग में संबंध को बताने के लिए जब उदाहरण दिया जाता है तो वही आपका होता है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य होता है आपका। सर इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए वरना भूल जाएगा। लिख लीजिए, लिखिए। हेतु और साध्य के अनिवार्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। द इसेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन पर्पस एंड, यही पर्पस यही क्या हिंदी में लिख लीजिएगा, वही इंग्लिश में हेतु एंड साध्य इज कॉल्ड व्याप्ति। मतलब हेतु और साध्य के अनिवार्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। यह संबंध कभी ना टूटने वाला होता है। इसमें बोला, इसका जो वाक्य होता है लिखेंगे, इसमें जो होता है, इसमें जो लाइन होती है उदाहरण सहित वाक्य होता है। इसमें जो लाइन आपकी आएगी लिखा होगा जहां जहां, ठीक है, लिखेंगे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। एक तो वाक्य ये आएगा एग्जाम में। अब दूसरा एग्जाम में नाम म्यूट कर लीजिए। हाँ, दूसरा वाक्य आपका क्या आएगा जहां जहां आग होता है वहां धुआं।
जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अब इसमें से पूछा जाएगा, अब आप बताओ कौन सा वाक्य सही है, बताओ। दोनों वाक्य सही हैं, दोनों वाक्य गलत है, कि कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य गलत है? आप अब आप ये सोचकर बताइए। सेकंड वाला सही लग रहा है, जहाँ आ होगी वहाँ धुआं होगा। अच्छा, और वही सर बताओ भाई। दोनों सही है। दोनों सही है सर दोनों सही है ना। प्रकृति का संबंध, प्रकृति का नियम ये नहीं कहता है कि जहां पर आग होगी, जैसे आग कहीं जल रही है तो वो आप कह सकते हो क्या कि धुआं वहां दिखाई दे रहा है? नहीं कह सकते। लेकिन मतलब अनुमान, यहाँ पर अनुमान की बात करी जा रही है। अनुमान में क्या होता है, कोई ना कोई एविडेंस होता है। अब आप आग के आधार पे ये नहीं कह सकते कि वहां पर धुआं होगा। भाई पहाड़ पर यदि आप आग देख लोगे तो धुआं बताने की जरूरत पड़े क्या? धुआं बताओगे। जैसे आप लाइटर, कल मैंने बताया था गैस चूल्हा जलाते हो, तो गैस चूल्हा में क्या जल रही है? आग जल रही है, तो क्या वहां धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता, नहीं निकलता। अब जैसे आपका रूम हीटर होता है, रूम हीटर में भी तो गर्माहट निकलती, आग निकलती है, तो क्या वहां धुआं होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में ये जो है ये वाक्य गलत होगा। ठीक, हमेशा संबंध धुएं और आग का होगा, आग और धुएं का संबंध नहीं होगा। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक, बिल्कुल यही बात याद रखना है कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। ये अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग, आग से धुएं की तरफ नहीं जाते, लेकिन जहां जहां धुआं होगा वहां वहां 100% आग होगी, ये हम कह सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे रूम हीटर होता है, गैस चूल्हा होता है, आप इस्त्री करने, कपड़े को प्रेस करने वाला जो होता है इस्त्री प्रेस जो होता है, उसमें भी देखिए आप हीट होता है ना, लेकिन धुआं नहीं होता है। तो ये सब चीजें आप एग्जांपल दे सकते हो। अब तो ये हो गया आपका क्लियर पॉइंट, बताइए क्लियर है? हेलो, जी सर। लिख जी दिया? सर। हाँ अब सर, क्लियर अब है। यहाँ पर पहले तो हमने निष्कर्ष लिख दिया था, ठीक। अब बात आती है जो उसमें हम लोगों ने 3 वाक्य लिखे थे, अब उसमें अब वाक्य भी लिख लेते हैं। इसी को हम लोग मेजर प्रमाइज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेजर प्रमाइज। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सर सर बोलिए। अगर धुआं जब निकलता है तभी आग की वजह से नहीं होकर अगर पेट्रोल या अलग की वजह से निकलता है कहाँ पेट्रोल की वजह से निकलता है? तो पेट्रोल भी अगर होगा तो उसमें आग की ही क्वालिटी होगी, ठीक है। पेट्रोल भी होगा तो पेट्रोल में भी जब आप कोई माचिस लगाओगे या कोई ऐसी चिंगारी लगाओगे तभी तो आग जलेगा। नहीं 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 सर, जब अभी ना जैसे गाड़ियां आ जाते हैं उसके पीछे से धुआं निकलती है, हाँ, या जो मासा, हाँ, जो मस्कीटो मारने की दवा उससे भी धुआं निकलते हैं, तो ऐसे तो वो क्या क्या धुआं एक करेंगे? अलग होता है, वो धुआं एक अलग होता है। इसी, ये एक प्रकार का अच्छा दोष है, अच्छा, ओके इसको हम लोग अन्वय दोष बोलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जब पढ़ा ओके। रहे थे तो उसमें अन्वय दोष बताया था कि ये जरूरी नहीं है, तो इसको जो है कुछ तर्कों द्वारा बताया गया है ना, तो वो है आपका अन्वय दोष है। इसको इसको हम अन्वय दोष बोलते हैं, ठीक। चलो, इसमें हम लोग ओके। मेजर प्रमाइज होता है ये, ठीक, मेजर प्रमाइज आपका, ठीक। इसको बोलते हैं बृहद वाक्य, ठीक। किसको बोलते हैं? व्याप्ति वाक्य को। अब यहाँ पर अब आप बताओ, इन दोनों को ही हम लोग यहाँ, तो वहां पर हम आपको ये नहीं बता सकते ना कि बृहद बृहद वाक्य क्या कहलाएगा, मेजर प्रमाइज। तो अब मेजर प्रमाइज क्या होगा? पाश्चात्य वाले जो होते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर जो होते हैं, उनने, वेस्टर्न वालों ने, उन्होंने ही ये व्याप्ति संबंध को ही क्या कहा है? व्याप्ति संबंध को मेजर प्रमाइज कहा है। ठीक, मेजर प्रमाइज कहा है। क्लियर है पॉइंट? बताइए, लिख लिया? को भी हम लोग देख लेते हैं।
अब ये पंचावयव में उपनय जो है वो चौथा स्थान होता है, ठीक है ना। पंचावयव कहते हैं कि दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन फोर्थ प्लेस इन पंचावयव। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहता है, इसमें जो चीजें आपकी आती है, कहता है कि उदाहरण के साथ लाइन को बहुत कायदे से सुनिएगा, लिखने लायक हो तो लिखिएगा, आप लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा। लिखिए, उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाने के पश्चात अपने पक्ष में उसे दिखाना ही उपनय कहा जाता है। फिर से मिलाइएगा, पूछ रहे हैं, फिर से मिलाइएगा, पूछ रहे हैं। उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाने के पश्चात अपने पक्ष में उसे दिखलाना ही उपनय कहा जाता है। क्लियर। कहते हैं आफ्टर शोइंग द ब्रॉड रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, पर्पस आपका साध्य एंड हेतु with example showing it in one's favor is called a novel। उपनय को नोवेल भी कह सकते हैं, नोवेल पता नहीं है कि नहीं है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही हम उपनय भी हम जानेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम कैसे समझते हैं, इसमें कहते हैं कि धुआं और आग का जो व्याप्ति संबंध है, व्याप्ति संबंध है, उसी का उसका हम विशेष प्रयोग कहां पर करते हैं, पहाड़ के संबंध में किया जाता है। अब इसका प्रयोग हम इन दोनों में जो संबंध है, इसका प्रयोग कहां पर कर रहे हैं, पहाड़ पर कर रहे हैं। मतलब कहां पर धुआं देख रहे हैं, पहाड़ पर धुआं है, पहाड़ या पर्वत, पहाड़ पर। अब याद रखिएगा हेतु में क्या होगा, क्योंकि यहां लगा, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। अब यहां पर लिखेंगे केवल पर्वत पर धुआं है, केवल पर्वत पर धुआं है, ये बताता है आपका। या इसमें कह सकते हैं केवल धुआं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो तब ये ज्यादा क्लियर होगा। हेतु में क्या होगा, धुआं आपका आ जाएगा, धुआं है ये आपका आएगा। अब धुआं कहां पर है ये आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले प्रतिज्ञा में पर्वत पर आग है। अब आग क्यों, क्योंकि धुआं देख रहे हैं, धुआं देखा, धुआं देखने के बाद उन्होंने बताया कि जहां जहां धुआं वहां वहां आग। अब कहें धुआं दिखा तो कहां दिखा, वो भी तो बताओ, तो कहां पर दिखा, पर्वत पर धुआं दिख गया उनको। पर्वत पर जब धुआं दिख गया तो हम आग के अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहते हैं। तो अगर आग को अगर हमें कहीं प्रमाणित करना है तो कोई ना कोई स्थान तो होगा, और कहीं खाली जगह पर तो आग लगेगी नहीं। तो उपनय ही वह वाक्य है जो इस इच्छा की पूर्ति करता है। मतलब कह सकते हैं कि उपनय का मतलब क्या होता है, उपनय में एक स्थान दिया जाता है कि किस स्थान पर क्या चीज होता है आपका। क्लियर हो रहा है सब चीज, बताइए। अब क्लियर हो रहा होगा जब यहाँ पर हटा दिया कि पहले हेतु में धुआं आ गया, लेकिन उपनय में क्या होता है, उपनय में अपने पक्ष को रखते हैं कि मैंने जहां बताया था वहीं पर वो चीज दिखाई दे रही है, ठीक। यहां से खड़े दूर कहीं देखेंगे तो कहेंगे वहां देखो वो चीजें है। अब हम वहां पर जाकर देखेंगे, कहेंगे देखो मैंने इसी स्थान पर बताया था और इसी स्थान पर वो चीजें पूरी हो रही है, वही है। क्लियर है, बताइए। जी सर। ठीक। अब इसी को यहां पर माइनर प्रमाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर प्रमाइस।
ठीक, लघु वाक्य, इसी को हम सर लोग लघु उपनय वाक्य को, कहते हैं। उपनय को, हाँ, उपनय को ही लघु वाक्य कहते हैं। पाश्चात्य न्याय वालों ने जो है उपनय को ही लघु वाक्य कहा है, माइनर प्रमाइस कहा है आपका। ठीक, तो इसमें माइनर प्रमाइस आप इसको कह सकते हैं ना कि पहाड़ को माइनर प्रमाइस कह सकते हैं। माइनर प्रमाइस हो गया। और वृहद में इन दोनों के संबंध को मेजर प्रमाइस कह सकते हैं, और ये कंक्लूजन आपका निकल के आ गया। अब इन दोनों के संबंध को मेजर प्रमाइस कह सकते हैं, लिख लेंगे मेजर प्रमाइस। अब देखो, अब आपसे मैंने तीनों वाक्य के बारे में कहा था ना कि एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मैंने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। जब कभी निष्कर्ष कंक्लूजन निकल कर आया तो आपका साध्य जो है वो निष्कर्ष हो जाता है, कंक्लूजन हो जाता है। अब हेतु और साध्य मतलब आग और धुएं का जो संबंध होता है उसको व्याप्ति कहते हैं, और इसी संबंध को मेजर प्रमाइस कहा गया है पाश्चात्य वालों में, ठीक, वेस्टर्न वालों में। और जो पहाड़ है इसको माइनर प्रमाइस कहा गया है। ठीक, तीनों वाक्यों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। अब वहां पर केवल ऐसे बता देते तो वो चीजें समझ में ना आती। अब हम लोग बात करेंगे किसके, पांचवें पॉइंट पे, निगमन पे। निगमन क्या होता है इसको भी चलिए बात कर लेते हैं। ठीक, कहते हैं कि पर्वत पर आग है, इसे ही हम आरंभ में सिद्ध करने के लिए चल रहे थे। ठीक है, इसे ही हम प्रारंभ में, अब देखो जो शुरुआत पे हमने कही थी वही अंतिम में निकल कर आया, तो ये निगमन ही आपका निष्कर्ष कहलाएगा। ठीक, अब ये पॉइंट देखिए सब आपके क्लियर हो गए, ये निगमन ही आपका निष्कर्ष है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसमें कहता है कि हाँ हम बता रहे हैं इसमें आरंभ में जो बात सिद्ध करने के लिए चले थे, जब तक इसे सिद्ध नहीं किया जाता यह प्रतिज्ञा कहलाता है। ठीक, जब तक किसी बात को सिद्ध नहीं कर लेते वो प्रतिज्ञा कहलाता है, लेकिन जब वह बात सिद्ध हो जाती है तो उसे निगमन कहते हैं। क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। मतलब इसमें निगमन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आपकी प्रतिज्ञा होती है, हेतु होती है, उदाहरण सहित व्याप्ति होती है, उपनय होता है, अंतिम में जाके निगमन आपका आता है। ठीक है ना, अंतिम में जाके निगमन आता है यहाँ पर। सर इसको लिख सकते हैं कि मतलब जिस वाक्य को सिद्ध कर ले उसको लिख, हाँ लिख भी लें, और एग्जाम में इसका सीक्वेंस लगाने को आता है कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो इसके एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रतिज्ञा, हेतु, व्याप्ति वाक्य और आपका उपनय, फिर निगमन। ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टेप लगाने को भी आपके एग्जाम में आता है। सर निगमन को थोड़ा बोल दीजिए, लिख लेंगे। क्या चीज लिखते, आपने बोले ना अभी निगमन के बारे में 2 लाइन, को ही थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखिए, लिखिए जैसे एग्जाम्पल लिखे, जब तक जो सिद्ध नहीं, लिखिए जिसे सिद्ध किया जाना है वह प्रतिज्ञा कहलाता है, जिसे सिद्ध किया जाना है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। और जब वह सिद्ध हो जाता है, और जब वह सिद्ध हो जाता है तो वह निगमन कहलाता है। ठीक, आप कह सकते हैं कि प्रतिज्ञा से निगमन, निगमन को प्राप्त करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, तो हम प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय का सहारा लेकर चीजों को सिद्ध करते हैं, तब जाके अंतिम में निगमन आपका आता है। सर आपने जो एग्जाम्पल बोले थे श्वेता को, वो साड़ी लाया था, फट गया, फट जाने के चांसेस थे,
जब एंडिंग और लास्ट टाइम में वो साड़ी फट गया तब भी उसको निगमन बोलेंगे। हाँ, अब जैसे इसमें एक लाइन और आप लोग लिख सकते हैं कि निगमन की अवस्था प्राप्त करने, मतलब निष्कर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद हमें विश्वास भी हो जाता है और हमें संतुष्टि भी मिल जाती है। मतलब इन दोनों का अनुभव होता है कि हाँ, हमें विश्वास हो गया कि जो हमने बात कही थी वही मेरे सामने निकल कर आई, और हमें संतोष भी हो गया कि मैंने जो अनुमान लगाया जिस व्यक्ति के लिए और वो व्यक्ति वैसा ही खरा उतरा, तो हमारा अनुमान सही हुआ, हमें एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक ना? तो लिख सकते हैं निगमन वह अवस्था है जिसमें हमें विश्वास और संतोष का अनुभव होता है और जिसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं होता है। ठीक, जिसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं या शक नहीं होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि दो लोग हैं आपस में, अब हस्बैंड और वाइफ मान लो है साथ में, एक ही साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, अब उनको कोई ना कोई डाउट हुआ, अब डाउट होने पर वो चीजें उन्होंने देखा कि हाँ ये चीजें सही हो रही हैं, धीरे धीरे वो चीज जब रियल हो जाता है तो उनको विश्वास हो जाता है कि मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही ये व्यक्ति है। अगर अच्छा सोचा तो अच्छा, बुरा सोचा तो बुरा, तो जो उनका कंक्लूजन निकलता है वही आपका आता है। ठीक है, सर वो लाइन एक बार रिपीट कर दें। निगमन वह अवस्था होता है जिसमें हाँ, संतोष। निगमन वह अवस्था है जिसमें सभी प्रकार की शंका का समाधान होता है और हमें विश्वास तथा संतोष का अनुभव होता है। ठीक, एक बार रिपीट कर दीजिए। सभी प्रकार की शंकाओं का या शक का समाधान होता है और हमें विश्वास तथा संतोष का अनुभव होता है। जब कभी आप रिसर्च करने जाओगे, रिसर्च से भी हम समझा रहे हैं, कोई ना कोई आप टॉपिक तो लोगे, उसी टॉपिक को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे तो वही आपका लास्ट में एक कंक्लूजन निकल कर आता है आपका। तो सबसे पहले आप प्रतिज्ञा की बात करेंगे, तो प्रतिज्ञा पर आप लिखेंगे पर्वत पर आग है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा, लिखेंगे क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसमें धुआं है, इसमें धुआं है। ये हो गया। अब व्याप्ति वाक्य क्या होगा? व्याप्ति वाक्य में होगा जहां 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 धुआं होता है वहां वहां आग होती है। अब देखो अभी सिद्ध हो जाएगा 2 मिनट में। अब उपनय में क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहाड़ पर धुआं है। ठीक, पहाड़ पर धुआं है, इसलिए क्या कहेंगे? इसलिए पहाड़ पर आग है। बिल्कुल ये मैथ है आप एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या कहा उसने कहा कि देयर इज फायर ऑन द माउंटेन, पर्वत पर आग है, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा? क्योंकि अब पर्वत पर आग है कैसे बताया? अब आपने कहा कि आपने क्या कहा कि पर्वत पर आग है, तो आपने पूछा अपने बगल वाले से, जैसे नेहा ने कहा कि पर्वत पर आग है, तो श्वेता बोली कि यहाँ पर क्योंकि इसमें हमें धुआं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बोली यहाँ पर। फिर स्निग्धा क्या बोलती? स्निग्धा कहती है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। ये स्निग्धा ने बोल दिया आपका। फिर इसके बाद किससे बोला? फिर नेहा ने कहा कि पहाड़ पर धुआं है।
अब नेहा ने क्या कह दिया कि पहाड़ पर धुआं है इसलिए पहाड़ पर आग भी होगा। अब ये बात क्लियर हुई? बताओ कि यहाँ पर ये है, जैसे कोई कह रहा है कि पर्वत पर आग है। हाँ भाई, पर्वत पर आग है। कैसे आग है? तो आपने कहा कि मुझे धुआं दिखाई दे रहा है। कहीं अच्छा धुआं दिखाई दे रहा है, कहीं हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जहां जहां हमें धुआं होता है, अब तर्क दिया ना उन्होंने कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां क्या दिखाई देगा, हमें आग संबंध आएगा। मतलब इन दोनों का एक प्रकार का संबंध होता है। ठीक, क्लियर? अब इसीलिए इन्होंने कहा कि इसीलिए क्या है, पहाड़ पर धुआं है। अब कहते हैं कि पहाड़ पर धुआं है इसलिए पहाड़ पर आग भी होगा। जब व्याप्ति संबंध समझा दिया तो व्याप्ति संबंध में पूछा कि चलो, आपने कहा जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अब पूछा गया कि धुआं कहाँ दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कहाँ दिखाई दे रहा है, पहाड़ पर दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ पर जब दिखाई देगा तो वो उपनय हो जाएगा। अब कहें इसीलिए हमें पहाड़ पर आग लग रहा है, तो ये आपका निगमन निकलकर आपका आ जाएगा। क्लियर पॉइंट बताओ? क्लियर है सर। ठीक, तो ये रहा आपका अनुमान के पंचावयव, जिसको परार्थानुमान के 5 अवयव थे, उसी को हम लोग कहते हैं। आप लोग ठीक, इसको डिस्कस करना है। ये एग्जाम में बहुत आता है और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। अगर आपसे कह दिया, अब यहीं पर आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है ये भी हम बता देते हैं। आपको सबसे ज्यादा इसमें हेतु में होगा और उपनय में होगा। ठीक है ना? यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब कभी बोले क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, क्या कहे, क्योंकि इसमें का मतलब क्या होता है, पहाड़ बोला है या पर्वत बोला है। क्योंकि जब कभी यहाँ पर क्योंकि लगा होगा तो ये आपका हेतु में चला जाएगा, लेकिन जब क्योंकि नहीं लगा होगा तब आपका उपनय में चला जाएगा। आपका ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है ना? यहीं पर जो है आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्लियर? इन 2 पॉइंट पे जरूर कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्योंकि पहाड़, ये जो पॉइंट दोनों सेम डिट्टो है। बस इसमें क्या लिखा है, बिकॉज लगा है, यहाँ बिकॉज नहीं लगा होता तो ये कंडीशन। और 2-3 और देख लेते हैं, उसके बाद अगर डाउट है तो हाँ, इससे तो शाम को डाउट रहेगा तो समझ में शाम आ को जाए। डिस्कस कर लीजिएगा। जी सर। ठीक, सब चीजें अच्छे से नोट कर लिया। चलिए अब क्लास को ओवर कर दिया जाए। जी ठीक है सर। जी सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग शाम को सर मिलेंगे। कल शाम वाले वीडियो दे देंगे। हाँ हाँ, सब मिल जाएगा अभी। ठीक है, चलिए हम लोग ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।